हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास एंड दिस इज योर कुलदीप सर। सो आज की क्लास में हम लोग कुछ बैलेंसिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बैलेंसिंग मतलब समीकरण को संतुलित करना। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, समीकरण संतुलित करना सीखा था, उसी पे बेस्ड कुछ अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ पर चार मतलब कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हैं हमारे पास, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व। चलो, तो पहले यहाँ पास कुछ दिया हुआ है, अपने पास वर्डिंग्स में दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है पोटेशियम धातु। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि पोटेशियम को हम कैसे शो करते हैं, के से। चलो ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2O। क्योंकि बैलेंसिंग है तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखते हैं, है ना। तो क्या है अपने पास H2O अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि K में प्लस होता है और OH हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, KOH। और कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या है, एक डायटोमिक गैस है। मैंने पहले भी बताया था, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना। ये सब क्या है, डायटोमिक है, द्विपरमाणविक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको अपन, द्विपरमाणविक हैं ये सारे, द्विपरमाणविक है। तो कहीं पे भी हाइड्रोजन अगर लिखा है तो हमेशा H2 आएगा, नाइट्रोजन अगर लिखा है तो N2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इनको क्या करना है अपने को, बैलेंस। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो भाई यहाँ पे K1 है, यहाँ पे भी K1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो टोटल कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1। तो ऐसे केस में जब एक साइड पे 2 हो और एक साइड पे 3 हो, ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमेशा, देखो ये जो 1 था इसको हम लोग 2 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 2 और 1 कितना हो रहा है हमारे पास, 3। कभी भी ऑड नंबर मिलता है ना तो उसको अवॉइड करो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो हमारा पोटेशियम भी कितना हो गया, देखो 2। तो यहाँ पे भी कितना लगा दोगे आप, 2। पोटेशियम भी कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो हमने यहाँ पे भी क्या लगा दिया गाइस, 2 लगा दिया थोड़ा सा। ठीक है, सामने में क्या लगा दिया हम लोगों ने, 2। अब देखो पोटेशियम 2 हो गया, अब 2 लगाते ही ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया था, तो यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पास भी क्या लगा दिया, 2। जैसे ही 2 लगाया हाइड्रोजन हो गया 4। अब गिन लो भाई, तो देखो अगर हम इसको गिने तो देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया हमारा, 4। तो इन दिस वे ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया भाई। तो ऐसे हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करना रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोलता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोजन करके अमोनिया बनाता है। ये कल भी हम लोगों ने किया था। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से संयोजन करके क्या बना रहा है भाई, अमोनिया। ठीक है, डायरेक्ट नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लग गया, 2। जैसे ही 2 लगा हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 3। बैलेंस। सेकेंड वाला भी नहीं, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। चलो तीसरा। तीसरा बोलता है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो हाइड्रोजन पे होता है H+, सल्फाइड में होता है -2, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2S। तो बोलता है H2S है गैस वायु में दहन होने पर। देखो कोई भी चीज़ दहन होती है या जलती है मतलब वो किसके प्रेजेंस में जलेगी, ऑक्सीजन। वायु का मतलब हमेशा वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन। दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो जल का फॉर्मूला क्या है, H2O। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, SO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। उसी तरीके से चलो बैलेंस करते हैं इसको भी। सो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, यहाँ पास कितना है, 2, और यहाँ पे कितना हो गया, 3। तो अभी मैंने समझाया था जो ये वाला केस था, तो तुरंत इसके सामने अपन क्या लगा देंगे, 2। जैसे 2 लगाऊंगा मैं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डबल। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डबल। हाइड्रोजन डबल मतलब 4 हो गया। तो यहाँ पे लगा के हाइड्रोजन को हमने क्या किया, 4। जैसे ही 2 लगाया सल्फर भी हमारा 2 हो गया, तो हमने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, 2। अब ऑक्सीजन बस बैलेंस करना है, तो यहाँ पे का 2 और यहाँ पे का 2 दूनी 4, तो 6 हो गया। तो इधर कितना लगा दोगे आप, 3। ठीक है, एक सिंपल तरीका और बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, कैसे कर सकते हैं ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को ना, जहाँ पास फंस जाता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ देखना, समझना। ठीक है, समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन पे ही तो फंसा था ना हमारा पूरा इक्वेशन, किस पे फंसा हमारा, ऑक्सीजन पे। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बच गया।
तो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो टोटल कितने हो गए थे 3, लेकिन यहाँ पास कितना है हमारे पास 2। तो अगर मैं 2 में 3/2 का गुणा कर दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पास अगर मैं 3/2 लिख देता हूँ तब भी हमारा इक्वेशन एकदम करेक्ट है। लेकिन कभी भी एग्जाम में जब भी आता है तो इस तरीके से बैलेंसिंग को एक्सेप्ट वो नहीं करता है। तो अब क्या करना चाहिए हमको, इतना करने के बाद हमको दिख रहा है कि नीचे में से 2 हटाना है, तो पूरे इक्वेशन में किससे गुणा कर दो आप, 2 से। इससे गुणा कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 2H2S हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3O2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2H2O आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2SO2 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के वही हुआ जो हम लोगों ने पहले किया था। तो ऐसे भी आप लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस को इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो पूरा उड़ाते हैं इसको। एक सेकेंड। चलो लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। देखो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बनाने वाला जो वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखो, तभी इधर के क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। क्या लिखा देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब अपने को जब पता नहीं रहेगा कि एल्यूमिनियम पे होता है 3+ और सल्फेट पे होता है -2, तो 2 यहाँ 3 यहाँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम अपने को पता होना चाहिए कि Ba में होता है +2 और क्लोरीन में होता है -1, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो क्या बन जाएगा BaCl2, क्या बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम में 3+ क्लोराइड में -1, 3 यहाँ 1 यहाँ, तो क्या बन जाएगा AlCl3 प्लस क्या लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्या है Ba+2 और सल्फेट में क्या है -2, +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे सीधे क्या फॉर्मूला बन जाएगा BaSO4, ठीक। बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पास Al कितना है 2, यहाँ पे Al कितना है 1, सामने में क्या लग जाएगा 2, एल्यूमिनियम बैलेंस। जब आयन कंप्लीटली दिया हो, पॉलीएटॉमिक आयन रहे, बहुपरमाणुविक आयन रहे, उस केस में देखो सल्फेट को एक साथ लो, तो सल्फेट यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे सल्फेट कितना है 1, तो सामने में क्या लगा दोगे 3, बैलेंस हो गया। जैसे यहाँ पे 2 लगाया था हमारा, तो क्लोरीन कितना हो गया था 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर कितना लग जाएगा 3, तो क्लोरीन हमारा 6 और बैरियम कितना हो गया 3, और यहाँ पे बैरियम भी बैलेंस हो गया। मतलब कुल मिला के ये इक्वेशन आपका क्या हो गया बैलेंस, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किधर है भाई। पेज पे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। चलो करते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है 3, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे गुणा 3 से गुणा हो जाएगा सीधा सीधा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे किससे गुणा हो जाएगा 4 से। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पास कितना हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 6, 3 दूनी 6, टोटल 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सीधा सीधा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन को देखो, C6H12O6 becomes C2H5OH प्लस CO2, ठीक। चलो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है हमारे पास 6, यहाँ पे कार्बन 2 और 1 कितना है 3, तो अगर मैं यहाँ पास 4 लगा देता हूँ तो 4 और 2 6, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जा रहा है 9, और यहाँ पे कितना है 6। इसको थोड़ा दूसरे टाइप से बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलो फिर से लिखते हैं, C6H12O6 ये बना रहा है C2H5OH प्लस CO2, ठीक है।
चलो कार्बन को साइड रखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 5 और 1 कितने हैं, 6। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है हमारे पास 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 और 2 कितने हो गए हैं 4। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और कार्बन मुझे लगता हो गया बैलेंस, तो 4 और 2 6, तो ये बैलेंस हो गया अपना इक्वेशन। ठीक है, अगला देखो AgNO3 ट्वाइस KiAgI2 KNO3। अभी मैंने बताया कि पॉलीएटॉमिक आयन रहे उसको वैसे ही बैलेंस करो। NO3 2 है, यहाँ पे NO3 1 है, तो यहाँ पे सामने क्या लग जाएगा 2। जैसे ही 2 लगाया K हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा 2। जैसे ही 2 लगाया आयोडीन 2 हो गया, आयोडीन भी हमारा 2, और Hg ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, चलो अगला देखो HNO3, फिर से उसी की तरह जाओ। NO3 यहाँ पे 1 है, NO3 यहाँ पे 2 है, सामने में क्या लग गया 2, NO3 बैलेंस। ठीक है, हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लगा दिए तो हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, बस यही वाला चेक करना है। तो यहाँ पे O क्या है 2, तो यहाँ पे भी O क्या हो गया 2, और इक्वेशन क्या हो गया अपना बैलेंस। ठीक है, चलो अगला एक और है क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला में लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस आयोडीन। देखो आयोडीन भी हमेशा क्या रहता है I2H2N2F2Cl2O2, ये सब याद रखना आपके क्या है डाई एटॉमिक गैसेज है। ठीक है, द्विपरमाणुक। सो मैग्नीशियम में किसका रिएक्शन करना है आयोडीन, तो मैग्नीशियम प्लस क्या हो जाएगा आयोडीन। अब मैग्नीशियम आयोडाइड लिखा हुआ तो Mg पे +2 होता है, I पे -1, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो क्या बन जाएगा MgI2 बनेगा। ठीक, तो डायरेक्टली ये तो बैलेंस ही है आपका इक्वेशन। अगला देखो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है। सो मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे कराओगे आप HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2 प्लस क्या रिलीज करेगा हाइड्रोजन। बैलेंस करो तो देखो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, सीधा सीधा यहाँ क्या लग जाएगा 2। ठीक, थर्ड जिंक प्लस कॉपर नाइट्रेट, तो जिंक तो पता है Zn होता है, कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट क्या बनेगा भाई, हाँ, तो कॉपर नाइट्रेट कॉपर पे होता है प्लस, नाइट्रेट पे क्या होता है NO3 माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बना लेगा CuNO3। ठीक है, इधर बन रहा है जिंक नाइट्रेट, तो जिंक पे होता है +2, जिंक होता है +2, नाइट्रेट होता है -1 2, यहाँ पे 1 2, तो ये हो जाएगा NO3 ट्वाइस, और क्या रिलीज कर देता है कॉपर। ठीक, तो यहाँ पास देखो NO3 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ सामने क्या लग जाएगा 2, और यहाँ पे भी 2, और इक्वेशन क्या हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलो देखना फोर्थ नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ रखा है, क्या बना रहा है सोडियम कार्बोनेट, दैट मीन्स Na2CO3 प्लस रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बन रहा है यहाँ पे वाटर। ठीक है, बैलेंस करते हैं, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सोडियम कितना हो गया है 2, तो यहाँ पे क्या लगा दिया सीधा सीधा 2। ठीक, उसके बाद कार्बन यहाँ पास कितना है देखो 2, यहाँ पे भी कार्बन 1 और 1 यहाँ पे भी कितना हो गया 2। ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 हो गया, तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6। हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे भी कितना ऑलरेडी 2, तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है बैलेंसिंग के क्वेश्चन जो है क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी इसी तरीके से बैलेंसिंग के सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं सॉल्व करने हैं। ठीक, आप लोग डायरेक्टली सर्च कीजिए नेट में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्लास 10, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहाँ पास मिल जाएंगे। ठीक, चलो अब कुछ करते हैं हम लोग आगे के टॉपिक्स जो लास्ट क्लास में हम लोगों के रह गए थे। क्या पढ़ना है अपने को, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना। किधर गया,
चलो यहाँ से हम लोग केवल टॉपिक देखेंगे, समझेंगे अपने तरीके से, ठीक है। चलो, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पास, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलो, क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जब हम पढ़ते हैं, देखिएगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो, सबसे पहला टाइप आता है इसमें संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक एक दो दो एग्जांपल देखेंगे, फिर लास्ट में अपन एक एक्सरसाइज करेंगे, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होगी भाई, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे A प्लस बी हमारे पास रिएक्टेंट है, ये मिलकर क्या बना लिए, एक ए बी, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिए। क्या बना रहे हैं हमारे पास, एक सिंगल प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट है हमारे क्या है, एक से ज्यादा है, मोर देन वन। तो मोर देन वन रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझो, जैसे जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिला, क्या बना लिया, सीधा सीधा CO2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला, क्या बना लिया, अमोनिया, ठीक है। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ ना इक्वेशन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, क्या बना लिया आपका, H2O। तो ये सब क्या है, हमारे संयोजन अभिक्रिया है। ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या हो रहा है, एक या मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक एकल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और देख लो, यहाँ पास दिया होगा अगर, जैसे, ठीक है, एक सेकंड जूम कर देता हूँ मैं इसको। अरे यार, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, कैल्शियम प्लस CaO प्लस H2। एक काम करते हैं, इसको साइड रखो। चलो यहाँ पे देखो, जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे भी देखो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, ये कौन सी अभिक्रिया हुई हमारी, संयोजन, जिसमें A प्लस बी जैसे रिएक्टेंट था, वो मिलके क्या बना लिया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया C। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई हमारी, संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, ठीक, कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पास। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, इसी का जस्ट अपोजिट, तो कॉम्बिनेशन का अपोजिट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पास डीकॉम्पोजिशन। क्या पढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन। इसी को बोलते हैं हम लोग अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, डीकम्पोजिशन। अब ये जो डीकम्पोजिशन है, इसको हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे। अब डीकम्पोजिशन अपने आप तो होगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। उसके लिए क्या चाहिए होती है हम लोगों को, एनर्जी। तो पहला एनर्जी हम लोगों को मान लो मिला लाइट से। किससे मिला, लाइट से, ठीक है। लाइट मतलब समझ जाओ यूवी रेज से। सेकंड मिला हमको डायरेक्टली हीट से। किससे मिला, हीट से। और थर्ड टाइप आता है इसमें जिसमें यूज होता है क्या हमारा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंपल एग्जांपल याद रखो, जैसे NaCl, कि NaCl का एक्वा सॉल्यूशन था हमारे पास और हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दिया,
क्या दे दिया हमने उसमें, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो अपने आयंस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, याद रखें। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटन। ऐसा अपघटन का प्रक्रिया, डिकम्पोजिशन का प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का यूज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम लाइट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं उसको, फोटोलिसिस। ठीक है, याद रखना इंग्लिश में। ठीक है, और हीट वाले को बोला जाता है थर्मोलिसिस। ओके, थर्मोलिसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं तापीय विघटन, और इसको बोला जाता है, फोटोलिसिस को लाइट वाला है, प्रकाशीय विघटन। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, सभी में क्या होगा, एक प्रोडक्ट रहेगा। अब उल्टा होगा यहाँ पास कि एक प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास और वो दो या दो से ज़्यादा क्या बना रहा होगा, सॉरी एक रिएक्टेंट रहेगा और दो या दो से ज़्यादा क्या बना रहा होगा, वो प्रोडक्ट होगा। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, विघटन। और ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये याद रखना, संयोजन की विपरीत प्रक्रिया है। संयोजन की क्या है, एक विपरीत प्रक्रिया है, अपोजिट है। ठीक है, लाइट वाला एग्जांपल देख लो, जैसे AgBr, सनलाइट या यूवी रेज के प्रेजेंस में ये Ag और Br2 में ब्रेक हो जाता है। तो इसको बैलेंस करोगे तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है। ऐसे में और याद रखो आप लोग AgCl, तो ये भी क्या हो जाता है 2Ag प्लस Cl2। ये दोनों इक्वेशन को आप लोगों को इसलिए भी याद रखना है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट में। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा गजनी मूवी में जब वो फोटो खींच के रखता है तो अंधेरे में रखता है। क्यों अंधेरे में रखता है, क्योंकि जो फोटोग्राफिक प्लेट जो रहता है वो अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बना लेगा, सिल्वर बना लेगा, मतलब खराब हो जाएगा कुल मिला के। ठीक, तो याद रखना। थर्मोलिसिस का एग्जाम्पल आप लोग याद रखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, थर्मोलिसिस का। जैसे KClO3, ये भी किसमें ब्रेक हो जाता है, KCl प्लस KClO3 है ना, हाँ, KCl प्लस ऑक्सीजन में है ना, किसमें ब्रेक हो जाता है, KCl प्लस ऑक्सीजन में ये भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो 3 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोलिसिस और फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में लाइट का यूज होता है, थर्मोलिसिस में हीट का यूज होता है, ताप का यूज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी वाले में इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा तो सारी चीज़ें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी। ओके गाइज, चलो विद्युत धारा का एक एग्जाम्पल और याद रख सकते हो आप लोग। विद्युत धारा वाला एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी देख ही लो। ये दिया हुआ है विद्युत धारा के लिए एक एग्जाम्पल और यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो कि H2O में जब अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और कौन सी गैस मिलती है वहाँ पास, ऑक्सीजन। ये वाला मैंने आप लोगों को बता दिया। एक और दिया हुआ है यहाँ पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पढ़ रखा है पीछे हम लोगों ने। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी जब आप हीट देते हो तो वो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया था। ठीक, तो ये भी क्या है, एक टाइप का विघटन या अपघटन अभिक्रिया है। विघटन या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले आप लोगों को एक टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं उस टेबल की तरफ आप लोगों को ले जाता हूं, जस्ट अ सेकंड। कैसे, जिसको बोलते हैं अपन रिएक्टिविटी सीरीज।
ठीक है, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या रखना है गाइज, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के बिना हम लोग बता ही नहीं पाएंगे। ऑन नहीं होगा क्या? हाँ, देखो ये सीरीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, नेट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर एक बार और वहाँ से भी देख लीजिएगा अगर ये विजिबल नहीं होगा तो। ठीक है, कौन सी सीरीज बोलते हैं इसको अपन, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ऊपर के साइड जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय। क्या होता है, सक्रिय। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय दिख रहा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और फिर क्या आता है, गोल्ड। ये जो हैं ये दो, सिल्वर और गोल्ड, यहीं पर प्लेटिनम भी आप लोग याद, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे लेस रिएक्टिव है। ये कैसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे लेस रिएक्टिव हैं, कौन कौन से, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं यहाँ पास कि ये दोनों और एक और याद रखना, क्या, प्लेटिनम। इसलिए इन लोगों को इनर्ट मेटल भी कहा जाता है, याद रखना, इनर्ट मेटल। हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हीं को, अक्रिय धातु। क्या बोलेंगे इनको अपन, अक्रिय धातु। ये ऐसे धातु हैं जो बहुत रेयरली किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो, तो ये सीक्वेंस हम लोगों को याद रखना है। अब ये सीक्वेंस याद क्यों रखना है, क्योंकि अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, विस्थापन भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, ये सीरीज याद रखना ही है, ध्यान रखना। विस्थापन अभिक्रिया बोलता है, क्या बोलता है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है स्पेशली, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट वर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग समझिएगा। क्या बोला मैंने कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है, मतलब ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं ये सारे, ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं हमारे ये वाले, ये सारे क्या करेंगे, जो नीचे वाले मेटल्स हैं उनको क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, उनकी जगह से क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, देखो, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट को बल्कि कलर वाइज ही लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में भरा रहेगा। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो देखो कॉपर सल्फेट को मैंने जिस कलर में लिखा है ना, ये इसी कलर का होता है। ठीक है, इसको आयरन के साथ, आयरन थोड़ा सा सिल्वर जैसा होता है, किसके साथ, आयरन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो जो है एक लाइट ग्रीन कलर का, जैसा मैं लिख रहा हूँ उसी कलर का, ये देख लो, आयरन ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाता है फेरस सल्फेट, और कॉपर रिलीज कर देता है, और कॉपर थोड़ा सा इस तरीके का होता है, ऐसा। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे जैसे कलर लिखा है बस उसी कलर के याद रखना। ये होता है लाइट ब्लू, दिख रहा है ना, ये होता है आपका सिल्वर टाइप का, ठीक है, ये होता है लाइट ग्रीन, और ये होता है आपका ब्राउन कलर का। ठीक, कलर भी याद रखना स्पेशली। ठीक है, ओके, ये सिल्वर है ना। हाँ, सो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का रिएक्शन जब हम लोग आयरन के साथ कराते हैं तो फेरस सल्फेट का एक लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है और उसमें से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस। क्यों डिस्प्लेस करता है, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि जो आयरन है, देखो ये आयरन यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो आयरन क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया उसकी जगह से, है ना, विस्थापित कर दिया। क्या बोलेंगे हम इसको कि ये क्या कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया। तो ये जो आयरन था हमारा, ये आयरन ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को उसके जगह से हटाया और उसके जगह पर क्या आ गया, खुद आ गया, और क्या बनाया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, ये याद रखना। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अगर होगा हमारे पास तो। हाँ देखो, ये यहाँ पास एक फ़ोटो भी बना हुआ है, ठीक है, इस फोटो से भी समझने की कोशिश करो।
ये फोटो देखो, इस फोटो में देखो ये जो सॉल्यूशन था किसका, देखो कॉपर सल्फेट का विलयन था, है ना। और यहाँ पास क्या है कि इसमें डाल दिया हम लोगों ने लोहे की कील, इस वाले में, इस सॉल्यूशन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट के। तो क्या देखते हैं हम लोग कि कुछ टाइम के बाद परख नली स्टैंड में अभिक्रिया हुई और ये क्या बना लिया, अब इसमें जो सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, ठीक है। और जब कॉपर सल्फेट के विलयन से निकाला गया, देखो निकाला ना कॉपर सल्फेट, इसमें पहले डाला हम लोगों ने आयरन वाला, लोहा वाला, और जब निकाला गया तो वो कुछ इस तरीके से ब्राउन कलर का हो जाता है। ये रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4 बिकम्स FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पास आप लोगों को दिए हुए हैं, उसको भी देख लो आप लोग। अबे यार, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और हैं जैसे चलो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है Pb प्लस CuCl2, ठीक है, Pb प्लस CuCl2। अब ये जो Pb है ये Cu से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो देखो Pb क्या करेगा, Cu का जगह ले लेगा और क्या बना लेगा, PbCl2, और कॉपर को कर देगा अलग। सेम रिएक्शन यहाँ पे कि जिंक जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देखो जिंक क्या करेगा, सिल्वर की जगह ले लिया, जिंक नाइट्रेट बन गया और सिल्वर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। इस तरीके की अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एक बार मैं एग्जाम्पल रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि फेरस मतलब आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग किया और बना लिया FeSO4 प्लस Cu बाहर। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा कि Pb जो है CuCl2 के इक्वेशन से PbCl2 बनाया और Cu बाहर। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा क्या, सिल्वर नाइट्रेट था, तो AgNO3 के सॉल्यूशन से जब जिंक को रिएक्शन कराया गया तो जिंक नाइट्रेट बना और क्या हो गया, यहाँ पास Ag बाहर हो गया, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन याद रखना है, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, विस्थापन अभिक्रिया। कि जब एक सॉल्यूशन, देखो एक हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन का जो मेटल है उसको हाई रिएक्टिव मेटल जब डिस्प्लेस कर देता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर यही चीज़ क्या हो, अभी इसको अगर मैं एक फॉर्मूला वाइज लिखूं, ठीक है, अगर इसको हम एक फॉर्मूला वाइज लिखें तो कैसे लिखेंगे कि हमारे पास A एक मेटल था, BC हमारे पास सॉल्यूशन था, तो ये A क्या करेगा, B को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, AC बना लेगा और B को डिस्प्लेस करके बाहर कर देगा, ठीक। ये कहलाया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ऐसा हो जाए कि AB प्लस CD हो, अब ये जो है C से ज़्यादा रिएक्टिव है तो C को वहाँ से हटा देगा और ये जो C है कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा इक्वेशन, CB प्लस क्या बन जाएगा आपका, AD बन जाएगा। तो इस टाइप का अगर रिएक्शन होगा तो इसको अपन बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसी के द्विविस्थापन वाले, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, तभी आप लोगों को बनेगा, टेबल जरूर बना लीजिएगा। चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसी एग्जांपल को पकड़ के हम लोग सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। चलो पहली अभिक्रिया देखो क्या लिखा हुआ है कि सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में BaCl2 मिलाया गया, तो देखो Ba कहाँ चला गया, SO4 के पास, और Na कहाँ गया, Cl के पास, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब याद रखना इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, इसी को ही ना, द्वि वाले को ही। इसको मैं थोड़ा सा अलग आप लोगों को समझा देता हूँ तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चल चालू हो जाएगा। हाँ देखो क्या बोलते हैं, पहला नाम तो याद रखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, सेकेंड नाम इसी का याद रखो अवक्षेपण अभिक्रिया, या फिर इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। क्या होता है इसमें, जैसे एक एग्जांपल हमने ले रखा है कि BaCl2
Na2SO4 से रिएक्शन करता है, सो NaCl बनाता है और क्या बना लेता है, BaSO4। यहाँ पे जो BaSO4 है ये व्हाइट कलर का एक अवक्षेप बनाता है, कौन से कलर का, व्हाइट, सफ़ेद कलर का, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, सफ़ेद कलर का अवक्षेप। देखो जब भी केमिस्ट्री में हम लोग अगर एरो ऊपर बना देते हैं तो ये गैस को शो करता है, जैसे H2 लिखा रहेगा, अगर हम वहाँ पास गैस न लिख के केवल एरो बना दें ऐसा, मतलब उस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल रही है। लेकिन अगर ऐसे डाउन साइड एरो बना दें तो ये अवक्षेप को बताता है, प्रेसिपिटेट को बताता है, याद रखना, ठीक है। ठीक, तो BaCl2 में ये जो सोडियम Na2SO4 का जो सोडियम है ये क्या कर रहा है, बेरियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सोडियम क्या करेगा, बेरियम को यहाँ से हटाएगा और बेरियम को भेजेगा अपनी जगह पर, देख सकते हो। तो Na किसके साथ मिल गया, Cl, तो क्या बना लिया, NaCl। क्यों NaCl बना, तो Na प्लस Cl माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बन गया, NaCl। बेरियम सल्फेट में क्या होता है, Ba2 प्लस और SO4 माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बना, BaSO4 बना। तो ये BaSO4 का यहाँ पे क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, याद रखना, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और याद रखो, जैसे PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो PbI2 बनता है और क्या बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, अभी PbI2 का यहाँ पास येलो कलर का, कौन कलर का ये प्रेसिपिटेट बनता है, येलो कलर का, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पास क्या हुआ, जो K है वो लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड यहाँ, K वहाँ, सो K NO3 के साथ बनाएगा, सो K प्लस होता है, NO3 माइनस कैंसिल आउट, इसलिए K NO3 बना। लेकिन Pb पे होता है +2 और नाइट्रेट में होता है -1, तो 2 यहाँ, इसलिए PbNO3 ट्वाइस लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सब चार्जेस का ही है, यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे Ki है और यहाँ पे PbI2 इसलिए हो जाता है क्योंकि Pb में +2 और I में क्या होता है माइनस, तो ये यहाँ और ये यहाँ आएगा, तो क्या बनता है फॉर्मूला हमारे पास PbI2। ये बात को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, समझ गया। एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हो कि NaOH HCl से रिएक्शन करके NaCl और क्या बनाता है, H2O बनाता है। इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी में एक और टाइप याद रखो, थर्ड टाइप है ना, इसी में कहीं कहीं पास क्या मिलेगा अपने को, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जिस अभिक्रिया में प्रेसिपिटेट बनेगा उसको अपन क्या बोले, अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई क्षार किसी अम्ल से रिएक्शन करके सॉल्ट मतलब लवण और पानी बनाएगा। ठीक, देखो ये क्या है, आपका बेस है। जनरली जिसमें OH लगा होता है लास्ट में वो क्या होता है, आपका बेस। जैसे BaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, KOH होता है, तो सब में OH दिख रहा है ना, तो ये सब क्या है, हमारे बेस है। क्या है, हमारे बेस, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जनरली, जैसे HNO3, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या है, HCl है, मतलब क्या है हमारे पास, एसिड। तो जब एसिड और बेस सेम क्वांटिटी में आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लवण, पानी, अम्ल और क्षार। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में रिएक्शन करके लवण और पानी बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, लवण को अपन क्या बोलते हैं, नमक, है ना भाई, ये भी याद रखना। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें मैंने तीनों टाइप आप लोगों को अच्छे से समझा दिया भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक है, चलो द्विविस्थापन हो गया। अगला टाइप देखते हैं, रासायनिकरण बता दिया मैंने। अरे जल्दी से चेंज हो जाओ। द्विविस्थापन हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो गई। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो समझना।
दो टाइप की अभिक्रिया देखनी है, एक है हमारी ऑक्सीकरण, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है, और एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पास क्या, अपचयन। इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या अपन, ऑक्सीडेशन, और इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड। दो चीजें याद रखना, एक ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होगा, ऐड, ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड जुड़ेगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। अब जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, रिलीज, और यहाँ पास ऑक्सीजन जो है रिलीज होगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल गए तो क्या बन गया, CO2, मतलब कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जैसे नाइट्रोजन में हाइड्रोजन आप मिला दो तो क्या बन गया, NH3, तो हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। आई बात समझ में। अब ये तो सिंपल सा है, एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे ZnO में मैंने कार्बन मिलाया तो बन गया Zn प्लस CO या CO2, जो भी बन रहा होगा। ठीक, अभी मान के चलते हैं इतने रिएक्शन है हमारे पास। अब इस रिएक्शन में पूछ लेता है कि किसका ऑक्सीजन, मतलब किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो देखो यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे बन गया है CO, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कार्बन का क्या हो गया भाई, ऑक्सीकरण हो गया, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ZnO से देखो O निकल गया है तो ZnO का क्या हुआ, अपचयन। अब ध्यान रखना, कोई भी आंसर आएगा तो इस प्रोडक्ट साइड से कभी भी नहीं आएगा, किससे आता है, हमेशा वो रिएक्टेंट साइड से। किस साइड से आता है, हमेशा वो रिएक्टेंट साइड से आता है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, समझ आई बात। अब कौन सा पेज आ गया, ठीक, तो क्या हो गया, इसका अपचयन और इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब एक और बेसिक चीज इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ZnO प्लस C becomes Zn प्लस CO, है ना, समझना। ZnO का मैंने क्या बोला, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे अपचयन हो रहा है ना, और कार्बन का क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीकरण। तो जो अपचयन, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, याद रखना, ये क्या होगा हमारा, ऑक्सीकारक। और जो ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा, अपचायक आएगा, क्या कहलाएगा, अपचायक। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पास ये बोलूँ कि हमारा जो यहाँ पे ZnO है, उसने वो ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। कार्बन अपचायक क्यों है, क्योंकि कार्बन जो है इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना, ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपचायक। ठीक है, हिंदी में क्या बोले, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रिडक्टेंस, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीकारक। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, कभी भी आंसर हमारा इस साइड से नहीं आएगा। अगर मैं पूछूं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो कार्बन का हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है तो ZnO का हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक अपना ZnO है, कौन अपचायक है तो हमारा कार्बन क्या है, अपचायक। इस साइड से कोई आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज़, वो क्या है भाई, तो वो ये है कि जब ऑक्सीकरण, देखो ये अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। दो वर्ड से बना हुआ है, रेड और ऑक्स, ठीक। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला दो तो क्या बन जाता है, रेडॉक्स, ठीक है, समझ गए।
चलो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी, और कुछ रह गया क्या इस चैप्टर में, तो देख लेते हैं उसको। ठीक है, ये सब आप लोगों को मैंने समझा दिया है, सूर्य के प्रकाश वाला सारी चीज़ें। ठीक है, ऊष्मा में परिवर्तन, अवक्षेप, अभिकृत करना, सारी चीज़ें हो गई हैं। कुछ क्वेश्चंस है? लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है, बट देखो बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो दिखना है ही, है ना। अब यहाँ पे पूछा है क्या क्या भाई, निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचयित पदार्थों को पहचानिए। तो देखो सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का क्या हुआ भाई, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ ना, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। देखो CuO से O निकल गया, मतलब CuO का क्या हुआ यहाँ पे, अपचयन हुआ। ठीक, बन जाएगा। चलो फटाफट से क्वेश्चंस लगाते हैं और ये एक्सरसाइज को अपन यहीं पास एंड करते हैं। ठीक है, ये वीडियो को। चलो सही विकल्प चुनिए बोल रहा है भाई। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन से किसका बनना, हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना। तो दिख रहा है 2 से 1 हो गया, मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन हो जाएगी। Fe2O3 Al Al2O3 Fe। देखो क्या हो रहा है यहाँ पास, जो Al है वो Fe2O3 के Fe को क्या कर रहा है, विघटित कर रहा है ना, वियोजन करा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी विस्थापन करा रहा है। क्या करा रहा है, विस्थापन करा रहा है। ठीक है, हो गया, सिंपल है। चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग, है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बोलता है कि PbO प्लस सी बिकम्स Pb प्लस CO2। इस अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है। तो क्या बोला है, PbO प्लस सी, है ना, बिकम्स Pb प्लस CO। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, देखो PbO का क्या हो गया यहाँ पे, अपचयन, वो हट गया। सी का क्या हो गया, ऑक्सी, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीकरण। तो लेड का ऑक्सीकरण हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि लेड राइट साइड में है, तो पहला तो हो गया गलत। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं है, राइट हैंड साइड का कोई आंसर सही नहीं होगा। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, सही है। लेड ऑक्साइड का लेड में अपचयन हो रहा है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4। NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। दिख रहा है कि Na इसके जगह पे आ गया, Ag यहाँ पे आ गया, तो क्या बोलते हैं इसको अपन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर का पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक या क्रियाकारक, या फिर अपन क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट। और इधर क्या बन जाएगा अपना, प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पास, उसको भी देख लो। क्या लिखता है, H2O H2O कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो 1 था 2 बन गया, क्या कहलाएगा, वियोजन, या फिर इसी को हमने क्या बोला था, अपघटन। इंग्लिश में हम लोगों ने क्या बोला था इसी को, डिकम्पोजिशन। अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, मान लो रिएक्टेंट से इधर प्रोडक्ट था, इसी को उल्टा कर दूं मैं अगर, तो ये प्रोडक्ट से क्या बन रहा होगा, रिएक्टेंट बन रहा होगा। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनाने के लिए उष्मा का अवशोषण होता है। अच्छा, 2 अभिक्रिया मैंने छोड़ दी। एक अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये वहीं से क्वेश्चन उठा लिया। एक अभिक्रिया कहलाती है हमारी उष्मा शोषी, और एक अभिक्रिया कहलाती है उष्मा छेपी। ठीक है, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। उष्मा शोषी का मतलब क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। जैसे हम लोगों ने लिया था CaCO3, हमको हीट यहाँ पे देना पड़ा, अवशोषित हुआ, तो क्या बन गया, CaO प्लस CO2। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, जैसे C6H12O6 को जब आप विघटित करते हो तो ये CO2 और H2O में विघटित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे अमाउंट में हमारे पास क्या निकलती है, हीट इस बार निकलती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये किसकी अभिक्रिया होती है, श्वसन की। ये नहीं है श्वसन की, ये तो ग्लूकोज है। श्वसन में क्या होता है, C12H22O11 ये H2O के साथ मिलता है, और CO2 O2 और
H2O क्या करता है, रिलीज करता है, और साथ में क्या रिलीज करता है, हीट। तो याद रखना श्वसन की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऊष्मा का अवशोषण होता है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है हमारी, ऊष्माशोषी। ठीक है, चलो तो इन दिस वे आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं वाला चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, कंप्लीट हो जाता है भाई। एक बार देख लेते हैं हम लोग कि सिलेबस में हम लोग क्या क्या और रह गया है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कंप्लीट, पदार्थ कंप्लीट, संरचना कंप्लीट, उसके बाद रासायनिक आबंधन कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अगले वीडियो पे अपन क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हमारे लिए होने वाला है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।